नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र आर पाटनी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेवा एकेडमी। सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। समाजशास्त्र विद रेवा एकेडमी सीरीज के इस एपिसोड में हम आज अध्ययन करने वाले हैं समाज के बारे में और समाज की विशेषताओं के बारे में। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं समाज का क्या अर्थ होता है। यदि हम हमारे चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए इस संपूर्ण पर्यावरण को ध्यान से देखें तो इसमें हमें दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई देगी। पहली वे समस्त वस्तुएं जो कि प्रकृति ने बनाई हैं, प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे कि समस्त नदियां, वन, पर्वत, पठार, पहाड़ और सभी जीवधारी। दूसरी वे समस्त प्रकार की वस्तुएं जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई हैं। मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई समस्त वस्तुओं को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत सुई से लगाकर हवाई जहाज तक की समस्त वस्तुएं शामिल होंगी। ऐसी वस्तुएं जिनका वजन है, आकार प्रकार है, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें हाथों से छुआ जा सकता है। आपके आसपास व्याप्त समस्त वस्तुओं पर यदि दृष्टि डालें तो घड़ी, पेन, कंप्यूटर, टेबल, फर्नीचर, इमारतें, सड़कें, यह सब भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं के दूसरे भाग में समस्त प्रकार की अभौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा निर्मित भाषा, समस्त प्रकार के आचार विचार, व्यवहार प्रतिमान, सामाजिक कायदे, नियमावलियां अथवा सामाजिक संस्थाएं शामिल होती हैं। यही सब अभौतिक वस्तुएं अर्थात भाषा, आचार विचार, मूल्य, आदर्श, मानदंड और संस्थाएं ही वास्तविक रूप से समाज का आधार है और इसी अभौतिक निर्माण के कारण समाज का अस्तित्व संभव हो पाता है। यदि यह सब अभौतिक सृजन मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया होता तो समाज का अस्तित्व भी नहीं होता और यही सब अभौतिक सृजन ही, अभौतिक वस्तुओं का निर्माण ही मनुष्य को दूसरे समस्त प्राणियों से अलग करता है। इन अभौतिक वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा और इसी भाषा के कारण, इसी भाषा के माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से संवाद कर पाता है, वार्तालाप कर पाता है और ज्ञान का संचय भी कर पाता है। और इसी भाषा के माध्यम से मनुष्य ने अपने आसपास के समस्त पर्यावरण को अर्थ प्रदान किया है। सभी वस्तुओं का नामकरण भी भाषा के माध्यम से ही होता है। जब मनुष्य भाषा के माध्यम से आपस में वार्तालाप करते हैं तो इसी के कारण अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और इन्हीं अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के कारण सामाजिक संबंधों का सृजन होता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को मैकाइवर पेज ने और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने समाज कहा है। अर्थात एक लाइन में सरलतम भाषा में कहें तो सामाजिक संबंधों के जाल को ही वास्तविक रूप से समाज कहा गया है, समाज माना गया है। यदि हम मनुष्य के द्वारा निर्मित समस्त प्रकार की अभौतिक वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि ये समस्त अभौतिक वस्तुएं वास्तव में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक नियम है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य सामाजिक नियमों को सृजन करने वाला, उन्हें बनाने वाला और उन नियमों को पालन करने वाला प्राणी है। मनुष्य इन्हीं सामाजिक नियमों के पालन के कारण ही पशुओं से भिन्न है और मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं सामाजिक नियमों को सीखता है, पालन करता है और इन्हीं नियमों की व्यवस्था के कारण ही समाज उत्पन्न हो पाता है। भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से समाज की परिभाषा व्यक्त की है, किंतु सार यही है कि सामाजिक संबंधों का जाल ही वास्तविक रूप से समाज है और समाज का आधार है। सामाजिक संबंध अंतःक्रियाओं के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जॉर्ज सिमेल जैसे समाजशास्त्री ने समाज के बारे में कहा है कि समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक अंतःक्रियाएं बिना संवाद या बिना वार्तालाप या बिना बातचीत के उत्पन्न नहीं हो सकती हैं और वार्तालाप और बातचीत भाषा के माध्यम से संभव हो पाती है। अर्थात सार रूप में हम यह कह सकते हैं
कि भाषा के द्वारा जब मनुष्य संवाद करते हैं तो उन संवादों के फलस्वरूप, उस वार्तालाप या बातचीत के फलस्वरूप सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और उसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं जो कि अमूर्त प्रकृति के होते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों का यह जाल भी अमूर्त होता है, इसीलिए समाज को भी अमूर्त माना गया है। समाजशास्त्री मैकाइवर पेज ने समाज के 7 प्रमुख आधार अथवा तत्व बताए हैं। नंबर 1, रीतियां। रीतियां वास्तव में सरलतम नियमावलियां हैं जो कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, चाहे वह वेशभूषा से संबंधित नियमावलियां हो, चाहे खान पान से संबंधित नियमावलियां हो, धर्म से संबंधित नियमावलियां हो, या फिर परिवार, विवाह और नातेदारी से संबंधित सरलतम या आधारभूत नियमावलियां ही क्यों न हो, यह सब साधारण नियमावलियां रीतियां कहलाती हैं। नंबर 2, कार्य प्रणालियां। मनुष्य ने अपने लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण इसलिए किया है ताकि उसकी समस्त आवश्यकताएं सरलतम तरीके से पूरी होती रहें और वह सुख से और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। मनुष्य ने अपनी इन्हीं समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए किस तरह से कार्य किए जाएंगे, इसके लिए विशेष तरह की प्रक्रियाएं तय की हुई हैं और यह प्रक्रियाएं, यह जो काम करने के तौर तरीके और ढंग हैं, इन्हीं को कार्य प्रणालियां कहा जाता है। नंबर 3, अधिकार। इसे मैकाइवर पेज ने प्रभुत्व अथवा सत्ता भी कहा है, जो कि सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। वास्तव में व्यवस्था के जितने भी घटक हैं वे सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके, इसलिए उन्हें अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नंबर 4, पारस्परिक सहायता। चूंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और कोई भी अकेला मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, उसे किसी दूसरे मनुष्य पर कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर होना ही पड़ता है। इसलिए जब तक सारे मनुष्य एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, तब तक समाज का अस्तित्व भी संभव नहीं हो पाता है। नंबर 5, समूह एवं विभाग। मनुष्य से मिलकर ही समाज बना है, किंतु समाज में कई प्रकार के, कई आधार पर भिन्न भिन्न मनुष्यों के समूह पाए जाते हैं और कई तरह के भाग और उपभाग भी समाज के घटक के रूप में व्याप्त हैं। वास्तव में समाज में कई उप व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और इन समस्त समूहों, उपसमूहों, भागों, उपभागों और विभिन्न प्रकार के दूसरे घटक तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच का सामंजस्य ही वास्तव में समाज है। नंबर 6, मानव व्यवहार का नियंत्रण। समस्त प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं और तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी मनुष्यों पर किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कई प्रकार के नियंत्रण लागू किए जाएं और इन नियंत्रणों को लागू करने के लिए समाज में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के साधन व्याप्त होते हैं। नंबर 7, स्वतंत्रता। जैसा कि अभी हमने जाना कि समस्त व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए एक तरह का नियंत्रण आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से सभी मनुष्य, समाज के सभी सदस्य प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से खुद का विकास कर सकें, उन्हें समुचित अवसर उपलब्ध हो सकें, इतनी स्वतंत्रता उन्हें प्रदान करना भी आवश्यक है। यदि सिर्फ नियंत्रण की व्यवस्था होगी तो मनुष्य का नैसर्गिक और प्राकृतिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए अपने स्वयं के वजूद को, स्वयं के अस्तित्व को कायम रखने के लिए, प्राकृतिक न्याय के लिए और सुलभता से विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए एक नियत मात्रा में समाज के सदस्यों को स्वतंत्रता भी प्रदान किया जाना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं समाज की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, पारस्परिक जागरूकता। समाज के जितने भी सदस्य होते हैं, समाज के सभी मनुष्य
एक दूसरे की उपस्थिति, एक दूसरे के अस्तित्व और वजूद के प्रति जागरूक होते हैं। इसी प्रकार से समाज के जितने भी भाग और उपभाग हैं, समाज के जितने भी समूह हैं, वे भी सब एक दूसरे के प्रति पारस्परिक रूप से जागरूक होते हैं। दूसरी विशेषता अमूर्तता। जैसा कि हम जान चुके हैं, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंध अंतःक्रिया के द्वारा मनुष्य और मनुष्य के बीच में उत्पन्न होते हैं। यह सामाजिक संबंध मनुष्य और मनुष्य के बीच का एक तरह का जुड़ाव है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है। यह अमूर्त प्रकृति के होते हैं। इसलिए सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इसका जाल अर्थात समाज भी अमूर्त प्रकार का संगठन कहा गया है। तीसरी विशेषता समानता और असमानता। समाज में रहने वाले समस्त मनुष्यों, समाज के सभी सदस्यों के बीच में कई आधारों पर समानताएं और असमानताएं दोनों पाई जाती हैं। धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, शिक्षा, प्रजाति, ये सब वो आधार हैं जिनके आधार पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से या तो समान है या फिर असमान है। चौथी विशेषता सहयोग एवं संघर्ष। समाज का कोई भी सदस्य, कोई भी मनुष्य अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों पर, दूसरे व्यक्तियों पर, समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना ही होता है। इस प्रकार से समाज के सभी सदस्य एक दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग करते रहते हैं और यह सहयोग ही समाज का वास्तविक आधार है। बिना सहयोग के कोई भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। समाज में, सामाजिक व्यवस्था में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी व्याप्त होता है, क्योंकि समाज के सभी सदस्य, सभी समूह अपने अपने हितों की सर्वाधिक पूर्ति करना चाहते हैं। अपने लिए ही वे अधिकतम स्रोत प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे यह शक्ति और स्रोत आर्थिक के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक ही क्यों न हो। प्रत्येक समूह अपने लिए अधिकतम शक्ति और स्रोत को प्राप्त करने की होड़ में कहीं ना कहीं दूसरे समूह से, दूसरे व्यक्तियों से संघर्ष सदैव निरंतर करता रहता है। पांचवी विशेषता अन्योन्याश्रितता अथवा अंतःनिर्भरता। जैसा कि हमने अभी जाना, समाज का कोई भी सदस्य अपनी समस्त आवश्यकताओं को अकेले पूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए वह दूसरे सदस्यों को सहयोग प्रदान भी करता है तथा अपने लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य सदस्यों से सहयोग प्राप्त भी करता है। इस प्रक्रिया के कारण समाज के सभी सदस्य, सभी समूह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक समूह की, प्रत्येक घटक की निर्भरता कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति, समूह अथवा घटक पर होती है। इस प्रकार समाज में सभी लोगों के बीच में, सभी समूहों के बीच में पारस्परिक रूप से अंतःनिर्भरता व्याप्त होती है। अगली विशेषता परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था। चूंकि परिवर्तन सार्वत्रिक और प्राकृतिक नियम है और यह नियम सामाजिक व्यवस्था पर भी पूरी तरह से लागू होता है, इसलिए समाज की कोई भी व्यवस्था, कोई भी सामाजिक संरचना कभी भी स्थायी नहीं होती है, सदैव के लिए नहीं होती है। कालांतर में सभी सामाजिक व्यवस्थाएं और सामाजिक संरचनाएं परिवर्तित होती हैं। एक सामाजिक व्यवस्था का स्थान दूसरी सामाजिक व्यवस्था अथवा एक सामाजिक संरचना का स्थान दूसरी सामाजिक संरचना लेती ही है। इस प्रकार से समाज परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है। यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिए। और यदि मेरे कंटेंट में आप और कोई तथ्यगत जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। सीरीज का अगला वीडियो बहुत जल्द प्रस्तुत होगा, तो बने रहिए रेवा एकेडमी के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। धन्यवाद।